हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से महागठबंधन सीरीज में। तो ये सीरीज आपके लिए नीट के लिए सबसे फेवरेट सीरीज रही है और इसमें आपको हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस का पैकेज दिया है। ऐसे ही करते हुए हम आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑनलाइन कोचिंग के लिए है अक्रॉस द इंडिया जितने बच्चे रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप जानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और अब सिर्फ आप इस ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको पूरे साल जो लेक्चर्स अभी दे रहे हैं वो फुली पेड और फुली एनर्जी के साथ बहुत ही अच्छे लेक्चर्स आपको दे सकें। तो इसके बारे में हम चंद्राज सर और मैं आपको डिस्क्राइब करेंगे आप कैसे इस प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पूरा सेशन हमारा निकल जाएगा, लॉकडाउन नहीं खुलेगा, फिर हम ऑफलाइन कैसे पढ़ेंगे, आप इस मोड को छोड़ दीजिए। जो आप ऑफलाइन में क्वालिटी चाह रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी हम लोग ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरे साल प्रोवाइड करेंगे। इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज होगा, आपका डीपीपी होगा, आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, हर तरह का पैटर्न आपको सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे एक विशेष पैकेज के साथ और रेगुलर टेस्ट सीरीज के साथ। और बहुत अच्छा ऑफर इस टाइम चल रहा है, अपने ऑफर का भरपूर फायदा आप लोग उठाओ। जो हमारे फीस स्ट्रक्चर है उस टाइम में लॉकडाउन वगैरह की वजह से लोगों की परेशानियों को समझते हुए हम लोगों ने एक बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए किया हुआ है। तो आप देखो इधर ध्यान से, अगर आप देखोगे रैंकर्स बैच जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली रैंकर्स बैच हम लोग बनाते हैं हर साल, जिसमें कि इस बार रैंकर्स बैच जो शुरू होगा वो 1 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, है ना विकास सर? जी सर। और 1 अगस्त से जो बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें केवल हम लोग 50 स्टूडेंट्स रखेंगे, टॉप 50 स्टूडेंट्स। तो अगर आप रैंकर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साल भर के लिए तो आप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स का खजाना, कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ जाएगा पूरा पढ़ के आपको। अब इस रैंकर्स बैच में क्या है, केवल ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 1 ईयर का जो फीस हमारा था वो 40,000 और प्लस 1000 रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से और आप लोगों की परेशानियों को समझते हुए हमने बम्पर ऑफर आपको दिया हुआ है। ये 31 जुलाई तक ये ऑफर है, 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट है। जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना सीट बुक करा लेना। हाँ, 40% डिस्काउंट है, मतलब ये नेट फी आपका जो आएगा वो आएगा 24,000 और प्लस 1000 रजिस्ट्रेशन। केवल 25,000 में आप पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ोगे, एकदम मजेदार तरीके से टेस्ट भी दोगे, डीपीपी भी लोगे, सारे फायदे आप उठाओगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लो रैंकर्स बैच के लिए और 2021 में नीट में आपका ही रिजल्ट होना चाहिए, यही सोच लो। और सिमिलरली बायोलॉजी का भी बैच सर के साथ ही स्टार्ट होगा। रोज क्लासेस होंगी आपकी, इसमें टोटल क्लास का ड्यूरेशन पूरे वीक के साथ आपको मिलेगा, क्या क्या आने वाले टॉपिक्स हैं सारा शेड्यूल आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज के साथ। और सिलेबस भी हम बिल्कुल टाइमली एग्जाम से पहले खत्म करेंगे। यहाँ पे आपको बस करना है क्या है, आपको हमको ज्वाइन करना है रैंकर्स बैच में जो 12th पास वालों के लिए है। अभी रिजल्ट आने ही वाला होगा, उसके बाद आप देखेंगे आपका रैंकर्स बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे बायोलॉजी में जो 1 ईयर फीस हमने रखी थी वो 40,000 रुपीज़ थी, लेकिन इस बार हम जो देखते हैं डिस्काउंट के साथ 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा और उसके साथ जो टोटल फीस आपकी बनेगी वो 24,000 ही बनेगी। और इसमें आप 1,000 रुपीज़ में फटाफट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये बैच सिर्फ 50 स्टूडेंट का है और हम चाहते हैं कि इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आए ऑल ओवर द इंडिया। और 50 में 50 स्टूडेंट का रिजल्ट हम लोग चाह रहे हैं, तो हमारा रैंकर्स बैच बहुत तगड़े तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस ऑनलाइन बैच का ऐसा रिजल्ट हो धमाकेदार कि किसी को अफसोस ना हो कि हम ऑफलाइन अगर होता क्लासेस तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता। ये सारे कंफ्यूजन दूर है गाइज, आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइएगा आप लोग, ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स। महागठबंधन सीरीज के अंदर आज आपके पास जो मैं चैप्टर लेके आया हूं बच्चों, वो है आपके पास एल्केन, हाइड्रोकार्बन का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैंने इस सेक्शन के अंदर कोशिश किया हुआ है आपको कि सारे कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन के जो है वो आपको समझा दिए जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो कुछ ऐसा है बेटा, लिख रहा है C5H10 H2 और निकल के प्रेजेंस में X दे रहा है और Cl2 और HNO के प्रेजेंस में जो है वो 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर बना रहा है। बोल रहा है कंपाउंड C5H10 जो है वो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। सबसे पहला एक बात देखो बेटा, अगर ये 3 क्लोरो स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा, बोल रहा है कि जब हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो 3 मोनोक्लोरो बन रहा है, इसका मतलब जो X कंपाउंड होगा बेटा इसमें 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए। और अगर आप C5H12 लिखोगे, हाइड्रोजनेशन अगर करोगे बेटा तो ये बनेगा C5H12, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे।
और अगर आप C5H12 को लिखने की कोशिश करते हो बेटे तो C5H12 देखो जरा आप ध्यान से, एक तो ये तरीका है C5H12। अगर आप इसका आइसोमर लिखते हो बेटा तो आइसोमर अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा C5H12। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, यहाँ नंबरिंग करोगे तो यहाँ से करना होगा जहाँ सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है, तो यहाँ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ से भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो 1 1 सेम टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड, ये फोर्थ टाइप। जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतना ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। आपको बोल रहा है 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसका मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मल्टी सॉल्व करेगा, मल्टी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो अगर 3 आपको डिफरेंट हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे 4 हो रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ जरा देखो आप 1 2 3 4 5 और इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे बेटा ये 1 और ये 1 है तो एक टाइप ये हो गया, ये 2 है बेटा और ये 2 है तो एक टाइप ये हो गया, और ये 3 और इधर से 3 ले लो, एक टाइप ये हो गया। अब ये मत लेना क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ये, तो डिफरेंट 3 टाइप ये है, इसका मतलब निश्चित तौर पे ये कंपाउंड यही है। और अगर ये कंपाउंड ये है बेटा तो ये भी जो कंपाउंड होगा ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। H2 निकाल दो कहीं से भी, H2 कहाँ से निकाल सकते हो बेटा, मान लो आप यहाँ से देखोगे एल्किन से एल्केन बनाए थे H2 को जोड़ के, अब H2 निकाल दो तब आपको ये C5H10 मिलेगा। H2 यहाँ से मान लो निकालते हैं, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो एक कंडीशन बनेगा CH3 और CH2 और CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। जरा देखना बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और दूसरा कंडीशन आपके पास जो बन सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ से आप सोचोगे सर यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, अरे बेटा अगर यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों से नंबरिंग देखो सेम है, 1 2 3 इधर 1 2 3, ठीक है ना, तो 2 3 इधर से निकालो या 2 3 इधर से निकालो। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर बनेगा CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 बन गया बेटा। अब जरा ध्यान दो इधर एक बात, बोल रहा है कंडीशन कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर C5H10 जो दिख रहा है, अगर C5H10 ये है और ये है, दोनों बन सकते हैं पॉसिबिलिटी, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं। तो पहली बात बेटा, अगर यहाँ देखोगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है तो ज्योमेट्रिकल तो ये शो करेगा नहीं। तो देखो आपको ज्योमेट्रिकल का पूरा कॉन्सेप्ट है, एल्केन का पूरा कॉन्सेप्ट है, कितने सारे प्रॉपर्टीज के अंदर है। अगर ये नहीं करेगा भैया, सिर्फ ये कंडीशन कर सकता है, कैसे सर, C डबल बॉन्ड C लिखो आप, और एक H लिखा हमने और इधर लिखा CH3, यहाँ पे एक H लिखा और इधर लिखा हमने CH2 और CH3, ये हमने लिखा। अब यहाँ दोनों डिफरेंट ग्रुप है तब यहाँ पे तो होगा बेटा। अब ये आसानी से 2 आइसोमर बनाएंगे, यहाँ H को इधर कर दो नीचे, तो अभी जो दिख रहा है सेम साइड है C हो जाएगा। अगर H को यहाँ कर दे बेटा तो ये कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा, इधर CH3 और H और इधर H और ये CH2 CH3 ट्रांस बनेगा। तो इस तरह से आपको 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका बनता हुआ दिखाई देगा। तो आंसर इसका जो होगा वो ये होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को आज का शुरुआत क्वेश्चन से ही लग गया होगा कि आज का स्टैंडर्ड क्या रहने जा रहा है। अब अभी आप पूरा मजा लेना, लास्ट तक वीडियो देखना और लिख लेना बेटा ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए। इससे बेहतर रिवीजन किट क्या होगा। तो आओ अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का देखो। बायोलॉजी में मैं आपसे आज जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन मूवमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चीज़ें इसमें बहुत याद करने की होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आपको बहुत समझने की मिलेंगी। जिससे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, काफ़ी इजी है, लेकिन क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अमीबॉइड मूवमेंट अकर्स इन, इसमें कुछ सेल्स के बारे में दिखाया गया और पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि अमीबॉइड मूवमेंट होता क्या है। अमीबॉइड मूवमेंट उसे कहते हैं जिसमें जो सेल है उसका मूवमेंट उसके सीडोपोडिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसका मूवमेंट उसके सीडोपोडिया के थ्रू होता है, जिसको हम फॉल्स लेग कहते हैं। जनरली ऐसा मूवमेंट आपने अमीबा में देखा होगा, तो अभी तो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अब इसका रिलेशन इन 4 टाइप के सेल से क्या है हमको ये पता करना है, और सबसे गलत वाला कौन सा है इसमें वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं पैरामीशियम की बात करते हैं। पैरामीशियम सेल्स जो होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे सीलिया कवर्ड होते हैं और पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से मूवमेंट शो करता है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास में जो मूवमेंट होता है वो उसके फ्लैजिला के थ्रू होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब थर्ड है मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस ऑप्शन सी में भी आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है। तो हमको देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा।
अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफाजेस दोनों ही एक तरीके के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और दोनों में ही जो कंप्लीट मूवमेंट होता है वो यहाँ पे कैसा होता है, अमीबॉइड। तो आप ऑप्शन सी को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं ऑप्शन डी वाले में ल्यूकोसाइट्स भी एडिशनली दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि इनमें जो मूवमेंट होता है वो अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स Cl2 और HNO। ये लिख रहा है। सबसे पहले बेटा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हो, हाइड्रोकार्बन का मेन रिएक्शन होता क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पहले तो आप ये दिमाग में बैठाओ। दूसरा कंडीशन है कि अगर रिएक्शन क्लोरीन, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन HNO के प्रेजेंस में या यूवी लाइट के प्रेजेंस में या परऑक्साइड के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में चल रहा हो तो निश्चित तौर पे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं अगर कंडीशन बने तो, ठीक है। अब अगर ये क्लोरीन और HNO लिखा हुआ है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा। अब मान लो आप CH4 लिखते हो तो CH4 को आप CH3H लिख सकते हो बेटा। आप यहाँ पे लिख रहे हो CH3 और ये CH3 लिख रहे हो तो इसको आप CH2 और H लिख सकते हो CH3 को। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो कंडीशन CH3 और CH2 और ये CH2 लिख रहे हो तो यहाँ CH2 और H लिख दो और यहाँ H लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ओपन कर रहा हूँ। और एक स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा दिख रहा है बच्चों जिसमें लिख रहा है CH3 और CH और ये CH3 और ये CH3, मतलब आपको इस तरह का कंडीशन बोल रहा है। अब बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे जरा देखो गौर से, एकदम आराम से यहाँ पे देखो तब आपको क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे ब्रेक करते हो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है बेटा HNO की जगह में फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल ऑलवेज फ्रॉम होमोलाइटिक क्लीवेज, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा CH3 फ्री रेडिकल। यहाँ अगर आप तोड़ोगे तो ये बनेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल। और अगर यहाँ तोड़े और यहाँ तोड़े तो बेटा हम यहाँ तोड़ना पसंद करेंगे। आप सोचोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि अगर इस तरह का कंडीशन हम करें तो ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री दिख रहा है और यहाँ टर्मिनल वाला 1 डिग्री है और हमें पता है कि 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल होगा। और अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल इसमें बनाते हैं बेटा तो ये जो फ्री रेडिकल आपके पास बनेगा वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा और 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो जब भी आपको रिएक्टिविटी पूछे बेटा इसका ना क्लोरीनेशन, वो भी HNO के प्रेजेंस में एल्केन का, तो एल्केन फ्री रेडिकल देगा और HNO की जगह में HNO के प्रेजेंस में बोल रहा हूँ कंडीशन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी देखना है तो रिएक्टिविटी जो होता है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या लिख रहा हूँ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के डायरेक्टली। अब मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा 4th है, देन 3 है, देन 2, देन 1 है, सो सबसे ज्यादा 4 होगा, देन 3, देन 2, 1, मतलब आंसर इसका बी होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा इस तरह का केस। जब भी आपको एल्केन की रिएक्टिविटी पूछे, चाहे नाइट्रेशन की तरह पूछे, चाहे आपको क्लोरिनेशन की तरह पूछे, चाहे ब्रोमिनेशन की तरह पूछे, तो आपको फ्री रेडिकल बना देना है और देखना है कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनने की संभावना किस में है। जहां मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा वो ऑलवेज मोर रिएक्टिव होगा। इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। द ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच मास्क द एक्टिव साइट्स ऑन एफ एक्टिन। इसमें दो चीजों का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक तो एफ एक्टिन का बारे में पूछा गया है और दूसरा एक्टिव साइट्स के बारे में पूछा गया है। बेसिकली एफ एक्टिन को हम समझते ही है क्या, आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन, ठीक है। ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन दोनों का लिंकेज बहुत ज़रूरी होता है, मीन्स ये दोनों सबसे पहले आपस में लिंक होते हैं और उसके बाद मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अभी मायोसिन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी यहाँ पे जाएंगे एक्टिन के ऊपर। बेसिकली नॉर्मल स्टेट में एक्टिन मायोसिन बाइंड नहीं होते हैं क्योंकि एक्टिन पे एक साइट होती है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, उसको एक कंपोनेंट ब्लॉक करके रखता है, ये मास्क करके रखता है, जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, ठीक है, उसका नाम होता है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिन पे बाइंड होते हैं, उसकी एक्टिव साइट्स को मास्क कर देते हैं। मास्क का मतलब छुपा देते हैं ताकि मायोसिन से वो बाइंड ना हो पाए, ठीक है। अब ये साइट अनमास्क कब होती है, ये साइट अनमास्क तब होती है जब कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं।
कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ये जो एक्टिव साइट्स हैं अनमास्क हो जाती हैं और उसके साथ ही मायोसिन एक्टिन बाइंड हो जाते हैं और फर्दर यहाँ से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, एक तो मायोसिन और एक्टिन, इनके बीच का इंट्रैक्शन, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कैल्शियम आयंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है बच्चों वो है, एक आपके पास रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ इस तरह से और बोल रहा है बताओ एक्स क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह का क्वेश्चन नीट में बहुत बार देखा गया बेटा, इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप ध्यान रखना एक बात, जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो इस बात को ध्यान में रख के और पिछले 20 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद करा रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से टच कर रहा है, ताकि जब बच्चे नीट के एग्जाम में बैठें तो उनको लगे कि सर ने जो क्वेश्चन कराए थे बहुत इफेक्टिव रहे। जैसा पिछले साल बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो क्वेश्चन आपने दिया था महागठबंधन में तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे, तो हम यही चाह के और इसी चीज को देखते हुए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अब देखो बेटा, मान लो आपके पास इस तरह का केस है, आपके पास ये आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ, जरा देखना आराम से देखो, और यहाँ पे लिख रहा है आपको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब आपको भी पता है कि जब एल्काइल हैलाइड है ये और एल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, मतलब RMgX बनता है। अब क्वेश्चन जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, इसका आप Mg से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे जहाँ पे X जुड़ा हुआ था वहाँ पे Mg जाके जुड़ता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। पर यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है बच्चों। कन्फ्यूजन क्या है कि सर यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, मतलब यहाँ भी कार्बन और X के बीच में और यहाँ भी कार्बन X, तो कहाँ पे जाके जुड़ेगा सर? अरे बेटा बहुत सिंपल, एक बात बताओ आप, क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो निश्चित तौर पे ये बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा तो वीक बॉन्ड होगा, तो ये यहाँ पे इजिली अटैक करेगा, और अगर इजिली अटैक करेगा बेटा ये, तो ये आपके पास Cl आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये Mg और ये बनेगा Br। अब अगर ऐसा केस आ गया बेटा तो आप इसका रिएक्शन आप कराओ D2O, D2O मतलब D प्लस और OD माइनस होता है बेटा ये, तो यहाँ पे Mg प्लस और Br माइनस है। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये कार्बन और Mg है, Mg प्लस और कार्बन पे माइनस होता है चार्ज, तो ये प्लस जो है वो बेसिकली कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा माइनस के पास, और OD माइनस जाएगा इस प्लस के पास। तो इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, ये Cl बना और इस कार्बन माइनस पे जाके ये कौन जुड़ा, D, बाकी बाई प्रोडक्ट निकला। अब अगर आपको ये D2O जुड़ गया, अब इसके बाद बोल रहा है कि सोडियम के साथ रिएक्शन करा और इथर, बेटा देखो एक और दूसरा रिएक्शन फिर से आ गया। अभी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा, फिर अभी ग्रिग्नार्ड का D2O के साथ देखा आपने रिएक्शन, H2O लिखो या D2O, ये तो आइसोटॉप्स है, और इसके बाद बोल रहा है सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, तो अल्काइल हैलाइड अभी ये बना हुआ है, और व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन इथरल मीडियम, ये कहलाता है ऊर्ज रिएक्शन। ये बात भी आपको दिमाग में आ गया होगा। इसका मतलब एक तरह से ये ग्रिग्नार्ड का भी क्वेश्चन हो गया और एक तरह से ऊर्ज रिएक्शन का भी क्वेश्चन हो गया, मिक्स कॉन्सेप्ट आ गया। अब ऊर्ज रिएक्शन जैसे पहचान में आया, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेते हैं, तो भाई अगर आप अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लोगे तो आपके पास कैसा कंडीशन बनेगा बेटा, जरा ये समझ लो। बोल रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड का कितना मोल लेना है आपको, 2 मोल लेना है। अब अल्काइल हैलाइड का अगर हम 2 मोल लेते हैं बेटा इसका, तो बीच में यहाँ पे क्या जाएगा कंडीशन, देखो जरा ध्यान दो बेटा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे इस तरह का कंडीशन है, मान लो हमारे पास, मान लो इस तरह का ये कंडीशन मैंने लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ये Cl जोड़ दिया और 1 2 3 पोजीशन पे D कहीं भी जोड़ सकते हैं बेटा। अब इसका 2 मोल लो और सोडियम ले लो यहाँ पे, और 2 मोल लोगे तो इसका Cl और इस तरह का कंपाउंड आपके पास ये आ जाएगा D। अब यहाँ से ये NaCl निकलेगा और ये दोनों बॉन्ड जुड़ेगा, और तो जहाँ से बॉन्ड जुड़ रहा है उसके 3 पोजीशन पे भी D, इधर भी 3 पे D, तो यहाँ देखो ये आंसर करेक्ट होगा बेटा। एक रिंग इधर इधर और जहाँ से बॉन्ड जुड़ रहा है उसका 1 2 3 पोजीशन पे 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 पे D, मतलब ये कंपाउंड आपको बनता हुआ यहाँ दिखाई देगा। सो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो सेकंड होगा। तो इस तरह का बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपके कॉन्सेप्ट को पूरा तरह से खोल देगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बायोलॉजी का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। इनमें से कौन से आयंस ऐसे होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे कि ये 2 चीज़ों से लिंक्ड होता है, एक तो हमारी नर्व इम्पल्स से और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स के थ्रू। जब ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं उसके बाद ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, हमारे ब्रेन से ही ओरिजिनेट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन का सारा गाइडेंस हमारे ब्रेन से ही मिलता है। तो ब्रेन क्या करेगा, एक सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, वो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मसल्स तक पहुंचेगा
और उसके बाद मसल सेल्स में जो जो हम बोलते हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयंस रिलीज करता है। कैल्शियम आयंस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि कैल्शियम आयंस ही यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली क्वेश्चन बताया था कि आप देखेंगे कि एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो मास्क होती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन, टीपीआई आप देखेंगे एक ऐसा ट्रोपोनिन है जो इसकी एक्टिव साइट को इनहिबिट करके रखता है, इसको मास्क करके रखता है। कैल्शियम आयंस जैसे ही इसमें रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयंस इस ट्रोपोनिन इनहिबिटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद ये साइट्स ओपन हो जाती है और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चंस में हमने लिंकेज क्या समझा कि आप देखते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है वो दो चीज़ों से लिंक है। एक तो उसमें नर्व इम्पल्स का रेगुलेशन है और साथ ही साथ दूसरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स का भी रेगुलेशन है। तो इसके साथ आप दो टॉपिक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्केन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज द सबस्ट्रेट आर ऑब्टेन्ड। बोल रहा है कि जितना सबस्ट्रेट में कार्बन है उतना ही कार्बन इसमें होना चाहिए। बेटा देखो कितने सारे रिएक्शन को इसमें कंबाइन कर दिया मैंने। आपको मजा आ जाएगा इसे क्वेश्चन देख के, बोलोगे सर वाह क्या चैप्टर रिवाइज कराया आपने, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है फिर से अपना नोट्स। यहाँ पे देखो सोडा लाइम, आपको याद होगा बच्चों कि जब सोडा लाइम आप लेते हो तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। कार्बन फ्री रेडिकल वहाँ बनता है जहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा ये CH3 CH2 और ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये निकलेगा यहाँ से। अगर ऐसा कंडीशन होता है बच्चों तो आपके पास यहाँ पे सोडा लाइम में ये प्रोडक्ट नहीं बनने जा रहा है सेम नंबर ऑफ कार्बन का, क्योंकि एक और फ्री रेडिकल लेते हैं और 4 कार्बन प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा इस तरह से। या यहाँ से CO2 निकलेगा और H बनेगा, मतलब एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक रिएक्शन कहलाता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और डिकार्बोक्सिलेशन में हमेशा एक प्रोडक्ट कम बनता है और सोडा लाइम को बोला जाता है डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, ठीक है ना। अब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे बेटा तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी यहाँ पे CO2 निकलता था, फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो इसका 2 मोल लेते थे। अगर ये 2 मोल बनेगा बेटा तो यहाँ पे ये CH3 और CH3 बनेगा, मतलब प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन और रिएक्टेंट में भी 2 कार्बन। तो एक तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर बी ऑप्शन करेक्ट होगा तो दूसरा देखते हैं बेटा, यहाँ HI और रिडक्शन लिख रहा है। आपको याद होगा बच्चों कि HI और रिडक्शन जब करते हैं तो रिडक्शन में ये CO ग्रुप कन्वर्ट होता है CH2OH में। इसका मतलब CH3 का होल ट्वाइस CH और CH2OH। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जितने थे उतने ही रहे, नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आया और यहाँ भी कार्बन में कोई चेंज नहीं दिखा। अब इधर देखो बेटा, जिंक और इसका देखोगे, अगर इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में तो आपको याद है ये ZnBr निकलता है, H जुड़ता है बेटा, तो ये आपके पास CH3 CH2 और H मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ भी 2 कार्बन का ही प्रोडक्ट बनेगा। बट यहाँ पे अगर आप ऊर्ज रिएक्शन का केस देख रहे हो बेटा, तो ऊर्ज रिएक्शन में 2 से 4 का बनता था, 3 से 6 का बनता था, डबल कार्बन बनता था। तो यहाँ पे सेम कार्बन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब सेम कार्बन आपको एक D में दिख रहा है बेटा, एक आपको C में दिख रहा है और एक B में दिख रहा है। सो आंसर BCD है। तो BCD ऑप्शन आपको 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो होगा यहाँ पे वो 1 होगा। तो इस तरह से आपने देखो कितने सारे रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस भी देख लिया, सोडा लाइम डिस्कार्बोक्सिलेशन भी देख लिया, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HI भी देख लिया, ऊर्ज रिएक्शन भी देख लिया। इस तरह से आप कितने सारे रिएक्शन को मैंने आपको रिवाइज कराया। तो बहुत तेजी से आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपको केवल और केवल इनको नोट करते जाना है और फटाफट फटाफट वो बगल में जो लाइक का बटन है उसको दबा के और शेयर का बटन SHARE शेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोला देखेंगे, विच इज नॉट ट्रू फॉर रेड फाइबर्स। रेड फाइबर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है मसल्स कंटेन आर रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। इनको रेड फाइबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो ये मसल्स हैं इनमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। आप जानते हैं इसमें जो रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। ये रेड कलर पिगमेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, मसल कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इनमें आप देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखा जाता है जिसमें ATP सिंथेसाइज होती है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। जैसे मैंने आपसे अभी कहा एरोबिक मसल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ATP जनरेट हो रही है और इसमें आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट है।
तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लास्ट देखते हैं, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई इन इट। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वेसिकल्स, इनका अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, इस तरह से आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको हीट कर रहा है तो एक कंपाउंड बन रहा है, फिर NaOH और COA ले रहे हैं तब एक कंपाउंड बन रहा है, Br2 और ये बना रहे हैं, तो P मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है, बताओ P क्या है। अगर आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना है बेटा, तो आपको एक छोटा सा मैं बात समझाना चाहता हूँ। ये देखो, जैसे हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड लिखा हुआ, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन, हाँ खतरनाक वाले क्वेश्चन है। आपको सारे चैप्टर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप पढ़े होंगे ना, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी पार्ट आपको यही क्लियर हो जाएगा। बेटा आपको पता है, अगर एक ही कार्बन पे 2 COH ग्रुप हो, तो आप जब भी हीट करते हैं तो CO2 निकलता है। अगर यहाँ से CO2 निकला बच्चों, तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनता दिखेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट बनता दिखेगा। ये अभी भी COOH है, और यहाँ पे हमारे पास H बच गया, और इधर हमारे पास आ गया इस तरह से ये CH3, और बाकी यहाँ पे H है, और यहाँ भी H बच गया। अब बोल रहा है इसका NaOH और COA। बेटा एक बात बताओ, ये NaOH और COA का काम क्या है? सोडा लाइम है, और सोडा लाइम को डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। इसका तो काम ही है CO2 निकालना, तो ये भी यहाँ से CO2 निकालेगा, मतलब एक और यहाँ केवल H बच जाएगा। तो अगला जो हमारे पास प्रोडक्ट आने जा रहा है कुछ, वो तो नीचे अभी तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। नीचे तो एज इट इज हमारे पास दिखाई दे रहा है H और CH3, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बेटा एग्जैक्टली इस तरह से, ये यहाँ पे H बच गया, और इधर भी आपका H बच गया, ये निकल चुका है। अब थोड़ा सा बेसिक बात आप जरा समझो बेटा, अगर यहां देखोगे तो अब क्या बोल रहा है कि इसका Br2 और HNu, अरे भाई फिर से देखो, अगर Br2 और HNu है, मतलब HNu के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इस एल्केन का। तो भाई अभी मैंने क्या बोला कि एल्केन का जब भी HNu प्रेजेंस में करोगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा, तो हम वहां पे रिएक्ट कराना पसंद करेंगे जहां से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। अगर आप यहां से H+ निकालते हो बेटा, तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो एक ग्रुप इधर एक ग्रुप 2 से रिप्लेस है, मतलब यहाँ 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल। बट अगर आप यहां से H+ निकाल दो, तो 1, 2 और 1 3 ग्रुप रिप्लेस हो रहा है बेटा, मतलब ये फ्री रेडिकल 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा। इसलिए ब्रोमीन जो यहां से आएगा वो यहां पे जाके जुड़ेगा, मतलब इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनता दिखेगा। ये CH3 होगा, और डैश लाइन पे यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा बेटा, और ये दोनों H एक साथ रहेंगे इस तरह से, एक वेज लाइन पे एक डैश लाइन पे। तो बेसिकली 2 हाइड्रोजन सेम साथ दिखना चाहिए, और CH3 Br दिखना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? चौथे में दिख रहा है, देखो 2 हाइड्रोजन सेम साइड है और CH3 Br दिख दे रहा है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जो होगा वो 4th होगा। तो बेटा एक तरह से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर दिख रहा था आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको नहीं डराएंगे आज के बाद, और बहुत खुल के आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे, बेहिचक, बिना डर के और बिना कंफ्यूजन के। तो अगला क्वेश्चन का इंतजार होगा आपको। बायो की तरफ चलते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होगा? वर्टिबल कॉलम के अरेंजमेंट के ऊपर। क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला इन ह्यूमन स्केलेटन। हमारे में जो वर्टिबल बोन्स होती हैं उसका एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको इन सारे ऑप्शंस में से। आप एक चीज़ इसमें देखिएगा, कुछ नंबर्स मैंने डायरेक्टली लिखे हैं और कुछ नंबर्स मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। जो नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं वो फ्यूज्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो ये बोन्स हैं ये फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं इसमें वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CTLSC। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल, ये सारे टाइप के वर्टिबल कॉलम्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब ह्यूमन्स केस में आप क्या देखते हैं? ह्यूमन्स केस में जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल में 7 वर्टिबल बोन्स आती हैं, थोरैसिक में 12 आती हैं, लंबर में 5 आती हैं, सैक्रल में 1 होती है, और कॉक्सियल में भी 1 होती है। अब इसमें से ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ऑप्शन सी में एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाई गई है कि इसमें 5 फ्यूज बोन्स हैं और कॉक्सिक्स में 4 फ्यूज बोन्स हैं। फ्यूज़न के बाद ये सब एक सिंगल बोन बनाते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में मीन्स बर्थ से पहले तक जो वर्टिबल कॉलम होती हैं उसमें 5 और 4 बोन्स पाई जाती हैं इन द सैक्रल एंड कॉक्सिक्स बोन। लेकिन बर्थ के बाद आप देखते हैं ये सारी बोन्स फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से जो अडल्ट पर्सन है उसमें अराउंड 26 वर्टिबल कॉलम यहाँ पे देखी जाती हैं।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखते हैं जो न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है, नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। अगला लिख रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन विल गिव अ सिंगल प्रोडक्ट विथ मिथाइलिन इंसर्शन। सिंगल प्रोडक्ट लिख रहा है, सिंगल मतलब एक ही प्रोडक्ट होगा जब इसमें मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप मिथिलीन लिखा हुआ है, मिथिलीन का इंसर्शन करेंगे। तो बेटा एक बात आप समझ लो कि जो नंबर ऑफ मिथिलीन इंसर्शन प्रोडक्ट बनता है, नंबर ऑफ मिथिलीन इंसर्शन प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये ट्रिक केवल आप ध्यान रख लो, इससे आपका आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ मिथिलीन इंसर्शन प्रोडक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इंसर्शन प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो आप केवल यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड, टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड, जितने डिफरेंट टाइप के CH बॉन्ड होंगे उतना ही इंसर्शन प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो आप यहाँ देखते हो, ये आपके पास है CH3, CH2 और CH3, तो यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 नंबरिंग करो, तो एक और एक इधर से लो चाहे इधर से, ये दोनों सेम है, तो यहाँ जो CH बॉन्ड होगा और यहाँ ये सेम होगा एक टाइप, और ये 2 टाइप है दूसरा ये, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल लिख रहा है भाई। अगर आप इसको लिखते हो तो आपको CH3 और CH का होल CH3 लिख रहा है, मतलब ये लिख रहा है, और यहाँ CH और मिथाइल का 2, मतलब इधर भी CH3 और इधर भी CH3 लिख रहा है। अब नंबरिंग कहीं से करो 1 2 3 4 होगा या 1 2 3 4 होगा, तो एक टाइप और 2 टाइप दिखाई देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको बोल रहा है सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई सिंगल के लिए आपको सिंगल टाइप ऑफ CH चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कंडीशन, ये है CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3। बेटा यहाँ सारे पोजीशन सेम है, ये भी 1 1 1 1। आप सोचोगे सर ये, अरे यहाँ CH बॉन्ड तो है ही नहीं, तो CH बॉन्ड चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ चाहिए, एक ही टाइप का है, तो यहाँ ओनली 1 टाइप ऑफ CH बॉन्ड है। और अगर एक ही टाइप का CH बॉन्ड होगा तो एक ही मिथिलीन इंसर्शन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सो आंसर विल बी थर्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। नेम द बोन विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन। क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसी बोन है जो दूसरी बोन के साथ अटैच्ड नहीं होती है या फिर अटैच पोजीशन में नहीं होती है, इसको ही हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्रम की। सैक्रम एक वर्टिबल बोन है, वर्टिबल बोन्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी आपस में जॉइंट होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है फीमर। फीमर हमारी एक्सियल बोन होती हैं, एक्सियल बोन जितनी भी हैं वो सारी की सारी अटैच्ड होती हैं। टार्सस, टार्सस भी हमारे स्केलेटन बोन में आता है, एक्सियल स्केलेटन में आता है, तो ये भी आपके कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी अटैच्ड बोन होती है। लेकिन जो हमारे स्कल में पाई जाने वाली हायोइड बोन है, हायोइड बोन ही हमारी बॉडी में एक ऐसी बोन होती है जो किसी और बोन के साथ अटैच्ड नहीं होती है। तो इस तरीके के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं जहाँ पे बोन्स के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन समझ में आया यहाँ पे तो इसका आंसर आप डी कर सकते हैं यहाँ पे। कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? और इस वीडियो में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स का एक महागठबंधन आपको दिया है। कर रहे हैं हम लोग का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा भी लगा होगा आप लोग को। तो ऐसे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स देखते रहने हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, ये हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएं, लेकिन ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? आप लोगों से तो मिलेगी। तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि फटाफट जो है वो हम लोग भी आपके लिए वीडियो बनाएं और कोई दिन गैप ना जाए। नीट के एग्जाम तक आपको इतने अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शंस मिलें, आपको लगे घर बैठे हमारा सारा काम क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।